ओके नाउ जो बिफोर लॉकडाउन क्लासेस हुई उसमें सबसे पहले जब हमने काम किया था फर्स्ट क्लास में कि जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिजनेस एक्टिविटीज़ की सबसे पहले एक्टिविटी कौन सी होनी चाहिए। सो वी नो इट के सबसे पहले हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ को देखना है और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ का अमल सबसे पहले बिजनेस में आया। दैट मीन्स के आपको सबसे पहले सोर्सेस ऑफ फंड्स जो हैं वो रिक्वायर्ड हैं बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। तो सोर्सेज ऑफ फंड्स इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आपके पास जो है वो डेट फाइनेंसिंग है और इक्विटी फाइनेंसिंग है। इक्विटी फाइनेंसिंग इज द कंपलसरी पार्ट एंड द डेट फाइनेंसिंग इज द ऑल्टरनेटिव पार्ट आफ्टर द इक्विटी फाइनेंसिंग। कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो वो 100% डेट से स्टार्ट नहीं होता, बल्कि इक्विटी फाइनेंसिंग के बाद फिर डेट आपको मिलता है। देन आफ्टर आप मूव करते हैं, आफ्टर गेटिंग द फाइनेंस इन द बिजनेस यू गो फॉर द इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। तो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी की तरफ आप आ जाते हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। इन्वेस्टमेंट्स, व्हाट आर इन्वेस्टमेंट्स? इन्वेस्टमेंट्स आर एसेट्स। व्हाट आर एसेट्स? एन इकोनॉमिक रिसोर्स दैट प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट। ठीक है। अच्छा, ये जो मैं ओवरव्यू करवा रहा हूँ ये जरा तेज तेज जा रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोगों ने लेक्चर जो है ना ये कंप्लीट किया हुआ है। तो एट दैट स्टेज आप लोगों को मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आर यू श्योर आप लोगों को आवाज नहीं आ रही है? हाँ ठीक है। तो जो स्टूडेंट्स को आवाज अभी नहीं भी आ रही है और कुछ अगर प्रॉब्लम्स भी होगी तो उसमें आप लोगों को काम ये करना होगा कि आप लोग ना लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग है जाकर के फिर आप सुन लीजिएगा, रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा तो उस वक्त आवाज आ जाएगी। आपने जो साउंड्स हैं उनको ज़रा बढ़ाइए वॉल्यूम को, ताकि स्पीकर वॉल्यूम बढ़ेगी तो आवाज़ आ जाएगी। अच्छा नाउ हाँ रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लिए जब, थैंक यू फॉर द रिमाइंडिंग। तो वो मैंने कर लिए। अच्छा तो अब इसमें वर्किंग क्या है कि जब आप अपने एसेट्स लगा लेते हैं, इकोनॉमिक रिसोर्स दैट प्रोवाइड फ्यूचर बेनिफिट, आपको पता है आपने एसेट्स जो लगाए हैं वो आपको क्यों किस लिए लगाएं, ताकि आपको फ्यूचर बेनिफिट्स मिले। मैं ज़रा स्पीड में लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये ऑलरेडी लेक्चर हमने कवर कर लिए थे, सिर्फ ओवरव्यू हो रहा है यहाँ पर। ठीक है। द नेक्स्ट पार्ट आपके पास क्या आ जाता है कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी की तरफ आप आ जाएं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी आप अपना स्टार्ट करते हैं जब आपको बेनिफिट चाहिए अपने एसेट्स के ऊपर। तो अपने एसेट्स पर बेनिफिट हासिल करने के लिए आपको ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस स्टार्ट करते हैं और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थ्रू रेवेन्यू और एक्सपेंसेस मीट करने के बाद अगर प्रॉफिट आ जाता है तो डेट विल बी शिफ्टेड टू योर ऑनर इक्विटी, डेट इज द प्रॉफिट इज फॉर द ऑनर। इसी तरीके से अगर लॉस आ जाता है तो वो आपके कैपिटल स्टॉक में चला जाता है और वो आपके कैपिटल को कम भी कर देता है, उसकी वैल्यू कम कर देता है। तो फिर अपार्ट प्रॉफिट हो या लॉस हो ऑनर का है। ठीक है। अच्छा, ये काम करने के बाद जब हमने स्टार्टअप लिया था कि बिजनेस में फाइनेंसिंग एक्टिविटी है ना, यहाँ से हम फाइनेंशियल स्टेट इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस फाइनेंस को हम देख रहे हैं। तो बिजनेस फाइनेंस में जब आप फाइनेंस को देखा, आपने बिजनेस को फाइनेंस किया गया डेट और इक्विटी बेसिस के ऊपर। तो फाइनेंस की टर्म से सबसे पहली जो इनिशियल स्टार्टअप होती है कि फाइनेंस कर कौन रहा है। ये जो बिजनेस को फाइनेंस आया है, इक्विटी आई है, ये डेट आई है, इसको फाइनेंस किया किसने? ये चाहे इक्विटी फाइनेंस हो या डेट फाइनेंस हो, इसको स्टार्ट जो लिया गया है ये थ्रू किसकी बेसिस पे लिया गया है? थ्रू सोर्सेस ऑफ फंड्स जो हैं वो किसके थ्रू आए हैं? दैट मींस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टीज इन एनी इकोनॉमी। गुड। ठीक है। सप्लायर्स ऑफ फंड्स एंड द यूजर्स ऑफ फंड्स। तो सप्लायर्स ऑफ फंड्स के थ्रू ये पैसे आए हैं। सप्लायर्स ऑफ फंड्स जो है वो क्या है? सप्लायर्स ऑफ फंड्स, सप्लायर्स ऑफ फंड्स मीन्स कि जो हम उन पार्टीज को सप्लायर्स ऑफ फंड्स कह रहे हैं, द person or a people or group of peoples who have, yes, who have surplus amounts of savings। तो पहली चीज क्या थी? सप्लायर्स ऑफ फंड्स के थ्रू आपके बिजनेस में पैसे आते हैं। बिजनेस में चाहे वो डेट बेसिस पर आप ला रहे हो या इक्विटी बेसिस पे ला रहे हो, लेकिन वो पैसे देने वाली पार्टी इकोनॉमी में कौन सी कहला रही है? सप्लायर्स ऑफ फंड्स कहला रहे हैं। तो सप्लायर्स ऑफ फंड्स कौन है? पर्सन, पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल्स हु हैव सरप्लस अमाउंट्स ऑफ सेविंग्स। बिल्कुल। तो सरप्लस अमाउंट्स ऑफ सेविंग्स से मीनिंग क्या आ जाती है? व्हाट आर सेविंग्स? अ रेजिडुअल पार्ट ऑफ अर्निंग्स। बिल्कुल सही अब्दुल बासित। ठीक है।
तो रेजिडुअल पार्ट ऑफ अर्निंग जिसके पास है तो वो सरप्लस अमाउंट्स ऑफ सेविंग्स में आ जाते हैं। तो अब वो इकोनॉमी के वो लोग जिनके पास सरप्लस अमाउंट्स ऑफ सेविंग्स हैं वो क्या बन गए, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स बन गए उस इकोनॉमी के। और वो इन्वेस्टमेंट्स जो हैं वो अपने मतलब से ले जा सकते हैं, चाहे वो किसी को एज अ क्रेडिटर बन के पैसे दे दें, यानी किसी को कर्जा दे दें, तो कि जिसको कर्जा देंगे तो बिजनेस के लिए वो डेट फाइनेंसिंग हो जाएगी, और अगर वो इन्वेस्टर बनेंगे तो वो इनको इक्विटी, अपनी इक्विटी बेसिस के ऊपर जाएंगे, इक्विटी इन्वेस्टर होंगे वो। ठीक है, तो यहाँ तक तो काम हो गया। तो ये तो एक पार्टी हो गई। दूसरी पार्टी थी यूजर ऑफ फंड। यूजर ऑफ फंड हमने क्लियर कर लिया था, द यूजर ऑफ फंड इज अ पर्सन, पीपल और ग्रुप ऑफ पीपल हु यूटिलाइज द सप्लायर्स फंड। तो यूजर ऑफ फंड जो लोग फाइनेंस हासिल कर रहे हैं और उस पर वो कमा के देंगे, तो वो इस वक्त के यूजर ऑफ फंड्स हैं, यानी उनको पैसे मिल रहे हैं और फिर उसके बाद वो फंड्स के ऊपर कमा के देंगे। कमा के क्या देंगे, डेट इज ऑप्टिमम लेवल ऑफ रिटर्न, यानी वेल्थ मैक्सिमाइज करवा के दे रहे हैं। ठीक है, तो ये यूजर ऑफ फंड हो गए। इसके बाद फिर हम आ गए थे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ कि पोटेंशियल इन्वेस्टर जो है यानी सप्लायर्स ऑफ फंड्स है, जब भी वो इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाएगा तो उसको क्या क्या चीजें सबसे पहले इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव में वो क्या क्या चीजें फाइंड आउट करेगा। तो इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव क्या क्या थे भाई हमारे पास, रिटर्न, रिस्क, कैश फ्लोस, टाइम टू इन्वेस्टमेंट। और ये चारों चीजों को जब फोकस किया जाएगा तो किस बेसिस पे किया जाएगा, ठीक है, इन्वेस्टर को क्या चाहिए, रिटर्न चाहिए। इन्वेस्टर जो इन्वेस्टमेंट करेगा उस पर उसको रिटर्न मिलेगा, जो इन्वेस्टमेंट करेगा उस पर रिस्क भी हो सकता है और जीरो रिस्क भी हो सकता है। तो जीरो रिस्क से लेकर के हाई रिस्क तक भी वो इन्वेस्टमेंट हो सकती है। तीसरी चीज वो क्या हासिल करेगा उस इन्वेस्टमेंट पे, कैश फ्लोस लेगा। चौथी चीज क्या हासिल करेगा कि वो कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। ठीक है, टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट। और ये चारों चीजों का डिसीजन जो है वो किस बेसिस के ऊपर वो जज कर रहा है, दैट इज ऑन दी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट। तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट के ऊपर डिपेंड करता है उसका डिसीजन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की मीनिंग क्या थे, व्हाट इज मीन बाय अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी आपको बताई थी, द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगॉन इज कॉल्ड इट्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो वो जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ द फाइनेंस में हम देखते हैं वो क्या है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। गुड, ठीक है उमर। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है ना वो फिफ्थ फैक्टर है इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव का। तो उससे जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है, जो भी रिटर्न मिलेगा, जो भी रिस्क लेगा, जो भी कैश फ्लोस मिलते हैं, कितने टाइम के लिए जा रहा है, तो वो ये जरूर देखेगा कि ये तमाम चीजें जो मिल रही हैं क्या इसमें मेरा रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कवर्ड हो रहा है। तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एक इन्वेस्टर के लिए, अगर वो जिस मार्केट में जा रहा है तो वो मार्केट और इस इकोनॉमी का बेसिक रेट ऑफ रिटर्न क्या मिल रहा है, डेट इज रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या मिल जाता है, डेट इज कॉल्ड द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, और हमारी इकोनॉमी में जो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न है वो रेट ऑफ रिटर्न सबसे पहले कौन सेट कर रहा है, डेट इज द सेंट्रल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो रेट ऑफ रिटर्न सेट करती है। इसके बाद फिर इकोनॉमी के रिटर्न्स आगे मूव होते हैं जिसको हम इंटरेस्ट रेट कहते हैं। ठीक है, बेसिक इंटरेस्ट रेट काइबोर जो आपको मिल रहा होता है वो कराची इंटरबैंक ऑफरिंग रेट होता है, वो फाइनेंसिंग के लिए रेट्स मिल रहे हैं आपको, और आपके पास जो डिपॉजिट्स के रेट हैं वो भी आपको पता चल जाते हैं। तो इन दोनों चीजों में क्या फैक्टर है, चाहे काइबोर हो या डिपॉजिट रेट्स हो, दैट इज द इंटरेस्ट रेट। अब इंटरेस्ट रेट बेसिकली क्या था, उसके लिए हमने एक इक्वेशन अंडरस्टैंड करी थी। टू अंडरस्टैंड द इंटरेस्ट रेट वी हैव अंडरस्टैंड द इक्वेशन। तो इंटरेस्ट रेट विस इक्वेशन हमने अंडरस्टैंड कर ली थी। यहाँ पर कोई भी स्टूडेंट वो इंटरेस्ट रेट विस इक्वेशन को टाइप करके लिख दें। इंटरेस्ट रेट विस इक्वेशन which is equals to I is equal to K plus IP और आगे जो हाँ गुड डिटर्मिनेंट्स जो थे, गुड। सो इट मींस यू हैव कवर्ड द लेक्चर। ओके नूरुल्लाह, ठीक है। सो K plus IP, LRP, DRP and MRP ये आपके पास इंटरेस्ट रेट इक्वेशन थी, ये हमने तमाम अंडरस्टैंड कर ली थी कि व्हाट इज मीन बाय K, व्हाट इज मीन बाय IP, व्हाट इज मीन बाय LRP, व्हाट इज मीन बाय DRP एंड व्हाट इज मीन बाय MRP। चैट बॉक्स में लिख दीजिए ओके, ये अंडरस्टैंड थी, क्या क्या इनके मीनिंग थे और कैसे कर रहे थे हम। ओके गुड, ठीक है। तो यहाँ से अब हम जब आगे बढ़ते हैं
कि इसके आगे हमें कौन सा सेशन अब अपने स्टार्ट करना था। अब बताइए कि क्या हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी स्टार्ट कर लिया था? ओके, मैं यहाँ पे स्लाइड शेयर करने जा रहा हूँ। स्लाइड शेयर करता हूँ। आज जो है ना, बस जरा बेसिक पार्ट समझेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में और मेकअप क्लासेस में जो है ना, मैं थॉरली जो है वो कंप्लीट पूरी जो हमारी 2-3 घंटे की जो क्लास होती है वो वैसे ही मैनेज करेंगे जैसे KUBS में मैनेज कर रहे थे। तो आज के सेशन को हम जरा लो लेके जाएंगे, मगरिब तक मैं ऑफ भी करूंगा इसको, ठीक है? अच्छा, नाउ अब हम बढ़ते हैं फॉर अवर नेक्स्ट लेक्चर, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे जब हम आते हैं तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे जो अभी मैंने डिस्कशन किया, पैसे की वैल्यू वक्त के साथ साथ, ठीक है? पैसे की वैल्यू वक्त के साथ साथ, तो उस पे अभी हमने यहाँ पर अपने लेक्चर को स्टार्ट किया और इसमें हमने बता दिया कि पैसे की जो वैल्यू है वो दो तरीके से की जाएगी, वेदर इट इज फ्यूचर और इन प्रेजेंट। वी कैन नॉट गो टू वैल्यू द मनी इन द पास्ट, ठीक है? आज 2020 में इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें 2015 में क्या रकम मिलेगी, हम जा ही नहीं सकते 2015 में। हाँ, ये हो सकता है 2020 में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो 2023 में क्या अमाउंट मिलेगी। तो ये तो रैशनल है, ये तो अंडरस्टैंडेबल है, ये तो एडमिसिबल है कि आप इसको कर सकते हैं। या ये भी मुमकिन है कि 2023 में आपको इतनी रकम मिलेगी, उसके लिए आज आपको कितनी रकम जमा करानी होगी। तो इट मीन्स के फ्यूचर वैल्यू पता है और प्रेजेंट वैल्यू आपको आज निकालनी है कि उस फ्यूचर वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू आज क्या बनती है जो हमें अदा करनी होगी या हमें मिलेगी। तो इस इन तमाम पहलुओं को देखते हुए हम वैल्यूएशन ऑफ मनी जो है ना विद रिस्पेक्ट टू द टाइम सिर्फ दो तरीके से कर सकते हैं, फ्यूचर और प्रेजेंट। अच्छा, ये तो हो गई वैल्यूएशन ऑफ मनी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। लेकिन बात यह है कि पैसे मिलने की तरतीब कितने तरीके की होती है। पैसे मिलने की तरतीब सिर्फ दो तरीके की होती है। या तो आप तमाम पैसे एक यक तरफा यकमुश्त अदायगी करते हैं या रिसीव करते हैं, उसको कहते हैं लमसम। या तो आप तमाम पैसे जो है ना वो वक्फे वक्फे से देते हैं, या और वक्फे वक्फे से देने वाले जो पैसे हैं वो इंस्टॉलमेंट आते हैं। वो इंस्टॉलमेंट दो तरीके की होती हैं। अगर वो फिक्स इंस्टॉलमेंट है तो वो एनुइटीज के कॉन्सेप्ट में आएंगी। अगर वो फिक्स इंस्टॉलमेंट नहीं है तो वो सिंगल सम अमाउंट ऑफ ईच इंटरवल की बेसिस पर आ जाएंगी। ये तमाम चीज़ें हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे और इसको देखेंगे। हम अभी आगे के स्लाइड्स पर चलते हैं और उसको नोट करते हैं। तो भाई देखिए, फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो या प्रेजेंट वैल्यू निकालनी हो, हम उसको किसी ना किसी रेट ऑफ रिटर्न से देखते हैं। और यहाँ पे रेट्स ऑफ रिटर्न नॉर्मली कौन से हैं? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो है वो क्या है? आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल रेट। नेक्स्ट पार्ट उसके एमोटाइजेशन यानी टेबल्स बन जाएंगे कि हर साल पे क्या वैल्यूएशन आ रही है, यानी इंटरवल्स होगा, टाइम सीरीज होगी, तो टाइम सीरीज को एमोटाइजेशन टेबल के अंदर कन्वर्ट करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज द फर्स्ट स्लाइड, टाइम लाइंस शोइंग टाइम ऑफ कैश फ्लोस। ठीक है, टाइम लाइंस क्या शो कर रहे हैं? टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोस। ये जो सामने एक टाइमलाइन बनी हुई है ना, इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं, यानी इसको अंडरस्टैंड करके चलेंगे तो आगे ही हम अपनी वैल्यूएशन मॉडल इसी के ऊपर अप्लाई करते रहेंगे। देखिए टाइमलाइन क्या है? टाइम स्टार्ट फॉर टुडे, फॉर नाउ, दैट रिप्रेजेंट 0। सही है। आफ्टर 1 ईयर, राइट मूविंग देयर, दैट इज 1। फ्रॉम 0 to 1, आज से 1 साल बाद, ठीक है, आज से 2 साल बाद, आज से 3 साल बाद, ये बन गया टाइम स्केल। ठीक है, 0, 1, 2, 3 रिप्रेजेंट ईयर्स। इसके अंदर, इस टाइम स्केल के अंदर आपको क्या इन्वॉल्व करना है? इंटरेस्ट रेट, रेट ऑफ रिटर्न, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, अब बात आ जाती है CF। CF स्टैंड फॉर कैश फ्लोज। कैश फ्लो फॉर टुडे, कैश फ्लो आफ्टर अ ईयर, 1 year, cash flow at the end of the second year, cash flow at the end of the third year. Clear? Tick marks at the end of periods. So time 0
इज टुडे, ठीक है, टाइम 0 इज टुडे, टाइम 1 इज द एंड ऑफ पीरियड 1 और द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड 2। यानी कि टाइम 1 जो है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर और बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड ईयर। क्लियर टू यू? ऑडियो आ रही है? ठीक है, सही है शहजाद, थोड़ा टाइम इस पे देखिएगा, अप्लाई कीजिएगा, वो चीजें जो क्लियर नहीं है तो वो कंप्यूटर की सेटिंग से क्लियर हो जाएंगी। ओके, अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अगर आपसे पूछा जाए टाइमलाइन फॉर अ $100 लम सम, व्हाट इज मीन बाय लम सम? पैसे की अदायगी दो तरीके से होती है, यकमुश्त, यक तरफा। इट मींस क्या कॉन्सेप्ट है वो? लम सम ड्यू एट द एंड ऑफ ईयर 2। अगर आपको ये बताया जाए कि आज से ठीक 2 साल बाद, आज से स्टैंड फॉर 0, आज से ठीक 2 साल बाद आपको पैसे मिलेंगे $100, ठीक है। पहला सिस्टम तो ये आ गया कि ये बात आपको पता चलिए सबसे पहले, भाई 2 साल बाद $100 मिल जाएंगे। आपने कहा अच्छा कैसे? तो आपको पता चलेगा कि उस पर इंटरेस्ट रेट क्या मिलना चाहिए, और मुझे आज उसकी वैल्यू पता हो कि आज इतनी वैल्यू पर ये $100 मिल रहे हैं। यानी ये वैल्यू आज की बता रहे हैं कि इतनी वैल्यू है जिसकी रकम बन जाएगी $100। अब वो आपको देनी हो या आपको लेनी हो वो वैल्यू, वो भी हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो लमसम का कॉन्सेप्ट क्या है? बीच में कोई भी पेमेंट नहीं आई है, देखें यहाँ पे कोई पेमेंट से, अब जब आगे बढ़ रहे हैं तो फर्स्ट ईयर पे कोई पेमेंट नहीं आई, डायरेक्ट आपको सेकंड ईयर पे वो अमाउंट मिल रहा है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द लम सम ड्यूरिंग द होल टाइमलाइन। देयर इज नो पेमेंट्स इन द मिड ऑफ दैट, द लास्ट पेमेंट विल बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द टाइम पीरियड पे, जो पूरा अमाउंट मिलेगा, यकमुश्त अमाउंट, पूरा अमाउंट, वो आ गया लम सम का कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये बताया जाए कि आज से हर एक साल बाद ₹100 मिलेंगे अगले 3 साल तक, तो एट द एंड ऑफ फर्स्ट इंटरवल $100, एट द एंड ऑफ सेकंड इंटरवल 100, एट द एंड ऑफ थर्ड इंटरवल $100। ये कॉन्सेप्ट कौन सा हो गया? एन्युटी। एन्युटी का कॉन्सेप्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड कैश फ्लोज मिल रहे हैं हर इंटरवल पर। तो नोट कर लीजिए व्हाट इज बेसिकली एन्युटी। अच्छा, जब आप क्लास अटेंड करेंगे ना तो साथ में पेन और कॉपी साथ में रख के बैठिएगा, लेक्चर के साथ साथ लिखते भी रहिएगा उस कॉन्सेप्ट को। तो एन्युटी क्या है जरा नोट कर लीजिए। A fixed streams of cash flows on each interval a fixed streams of cash flows on each interval a fixed streams of cash flows on each interval till to the maturity or a specified time period, till to the maturity or a specified time period. Till to the maturity or a specified time period. तो वो फिक्स स्ट्रीम्स ऑफ कैश फ्लोज आपको मिलते रहे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं हम। आज बस मैं ज़रा बेसिक्स आप लोगों को बता रहा हूँ, फिर हम ना एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल्स, तमाम चीज़ें जो है ना वो आगे की क्लासेस में फिर हम लेके स्टार्ट करेंगे और आगे चलाएंगे। अच्छा देखें, अब आ जाती तीसरी तरीके की पेमेंट, वो भी इंटरवल पेमेंट है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट है। लेकिन ये कौन सी पेमेंट है? इस पेमेंट में मसला क्या आता है आपके पास? अभी $100 मिल रहे हैं, नेक्स्ट में 75 हो गए, उससे आगे जो है वो 50 हो गए। ये नहीं है कि कम हो रहे हैं, इसकी मीनिंग है कि ग्रेजुअली वेरी कर रहे हैं, ठीक है। टाइमलाइन फॉर इसको क्या कहा जाएगा? अनइवन कैश फ्लोज। इससे पहले वाला क्या था? ये वाला इवन कैश फ्लोज थे, देखें 100 100 100 इवन थे। इसमें क्या प्रॉब्लम है? 100 75 50 अनइवन कैश फ्लोज।
सो एट टाइम 0 50 है, -50 आपके पास से जा रहे हैं, फिर एक साल बाद 100 रुपये आ रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरे साल 75 आ रहे हैं, और थर्ड ईयर में आकर के जब खत्म हो रही है टाइमलाइन तो 50 रुपीज़ आ रहे हैं, $50। तो ये अनइवन कैश फ्लोज की कॉन्सेप्ट में आ जाता है, ये एन्युइटीज नहीं है, अनइवन कैश फ्लोज है। नाउ अब हम चलते हैं फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करने में। देखिए सबसे पहली बात हमने यहाँ पे क्या काम किया, इस स्लाइड से हमने टाइमलाइन बनाई, टाइमलाइन बनाने के बाद हम कहाँ पहुँच गए, हमने देखा है पैसे देने की, पैसे हासिल करने की तरतीब कितनी होती है। उसके लिए हमने पहले ये देखा, एक होती है लमसम, दूसरी होती है एन्युटी, ठीक है, इसको ऑर्डिनरी एन्युटी लिखा है, मैं डिफरेंस बताऊंगा कि ऑर्डिनरी एन्युटी और एन्युटी ड्यू में क्या फर्क है। और तीसरी होती है इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स विद द वेरिएशन ऑफ द अमाउंट ऑन ईच इंटरवल। अब हम आते हैं वैल्यूएशन मॉडल की तरफ, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। सबसे पहले फ्यूचर वैल्यू को देखते हैं। What is the future value of an initial $100 after 3 years if I is equal to 10? अगर आज 100 रुपए आप प्रेजेंट वैल्यू में देखते हैं टाइम 0, जिस पर 10% इंटरेस्ट रेट लागू होगा, तो उसकी 3 साल बाद क्या रकम बन जाएगी। ठीक है, सिंपल लिखा है, व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इनिशियल वैल्यू। इनिशियल कहाँ है, यहाँ पे 0 पे। फ्यूचर वैल्यू क्या बनेगी, 3 साल बाद बनेगी। आफ्टर कितने टाइम पे बनेगी, आफ्टर 3 ईयर्स पे बनेगी। क्या इंटरेस्ट रेट होगा, 10% होगा। फाइंडिंग फ्यूचर वैल्यू मूविंग टू द राइट ऑन अ टाइम लाइन, 100 से आप बढ़े आगे और राइट टाइम लाइन में थर्ड ईयर पे जाके कंप्लीट हो गए, इज कॉल्ड कंपाउंडिंग। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, 1 साल बाद क्या वैल्यू बनती है, 2 साल बाद क्या वैल्यू बनती है, 3 साल बाद क्या वैल्यू बनती है, इन तीनों को ऐड किया तो आपके पास क्या वैल्यू बनती है वो आप बता देंगे। ठीक है, फॉर्मूला नोट कर लें, फ्यूचर वैल्यू लमसम, नोट कीजिएगा बुक में, इन जर्नल, फ्यूचर वैल्यू लमसम फॉर्मूला, दैट इज एफ वी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i रेज टू द पावर n, ये है फॉर्मूला। ठीक है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i रेज टू द पावर n। ठीक है, ये फॉर्मूला आ गया यहाँ पर। अब क्या काम कर रहे हैं आप, आपका क्वेश्चन क्या था, ये क्वेश्चन था। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है, $100, आज बात कर रहे हैं ना प्रेजेंट वैल्यू, कितने टाइम के लिए, एन क्या है 3, आई क्या है 10। इस फॉर्मूले में अप्लाई करके देखिए, आपका आंसर 133.10 आ रहा है। प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + i रेज टू 100 मल्टीप्लाइड बाई 1 + 0.1, 10 को न्यूमेरिक में कन्वर्ट करेंगे 10% को, तो 0.1, एन क्या होगा यहाँ पे 3। ठीक है, कैलकुलेट करें 133.10। ठीक है, कैलकुलेट करके बताइए 130 कैसे आ रहा है, 100 इंटू 1 + 0.1 रेज टू द पावर 3। गुड, 133.1 इमाद अहमद ने सबसे पहले सॉल्व किया। ठीक है,
सही है, वो सॉल्व कीजिएगा। अच्छा, अब हम आगे बढ़ जाते हैं दूसरी स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड के ऊपर जो है ना कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये इन्होंने जो है वो बताया हुआ है कि आप ये कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं। भाई देखें, सॉल्व द इक्वेशन विद अ रेगुलर कैलकुलेटर। यहाँ रेगुलर कैलकुलेटर का मतलब है साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर से आप अपने पास रखिएगा भी, और एग्जाम में भी आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर की इजाजत होगी। दूसरा ऑप्शन ये है कि यूज अ फाइनेंशियल कैलकुलेटर। साइंटिफिक कैलकुलेटर से अलग होता है फाइनेंशियल कैलकुलेटर। उसमें फाइनेंस के सारे जो फॉर्मूले सेव होते हैं, और उसमें सिर्फ आप बटन दबा के तमाम फिगर्स डालते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है। तो मैं ये फाइनेंशियल कैलकुलेटर के थ्रू होता है। मैं यहाँ किसी को नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग फाइनेंशियल कैलकुलेटर भी खरीद कर लाएं, ठीक है। तो ये जरा प्रॉब्लम्स आ जाती हैं अगर मैं आपको ये बात कह दूंगा कि आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर लेकर आए, तो पता चलता है वो वायरल हो रही है बात सारी, ठीक है। तो यू नो इट वेरी वेल, और आपको क्लास माशाल्लाह मैच्योर्ड है और समझ में आती होगी। और जब आपको मालूम है ये सब चीज़ें जो है ना, कितनी लंबी लंबे हमने सेशंस लिए हैं सिर्फ इस क्लासेस को अरेंज करने के लिए, क्योंकि मैं एज आ आपके पास जो है वो, मैं पूरे डिपार्टमेंट में इस वक्त मास्टर ट्रेनर भी हूँ। तो वो टीचर्स की ट्रेनिंग भी अलग चल रही है, उससे पहले मैंने CRs की पूरी ट्रेनिंग करी है। एंड आई होप जवाद नो इट वेरी वेल, कि मैं क्लास को उन्होंने बताया होगा कि हम किस तरीके से, मतलब ये चीज़ें। तो इट्स ऑल अप टू यू। खैर, आप लेना चाह रहे हैं फाइनेंशियल कैलकुलेटर आप ले लीजिएगा, लेकिन मेरी तरफ से वो नहीं है कि मैं कह रहा हूँ आपको कि आप खरीदें या नहीं खरीदें, ठीक है। तो तीसरी बात आ जाती है यूज अ स्प्रेडशीट। यूज अ स्प्रेडशीट मींस आप एक्सेल की शीट पे कर लें। अच्छी बात तो ये, तो तीसरी बात आ जाती है यूज अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या है? एक्सेल की शीट है। तो ये जो काम आप कर रहे हैं आप एक्सेल में भी कर सकते हैं जाकर के, और मेरा ख्याल है कि अभी आप लोग एक्सेल पे कर रहे हैं, लेकिन आप लोग साथ साथ साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज करें। उसकी वजह मैं बता रहा हूँ कि जब आपके फिजिकली आपको जो है वो एग्जामिनेशन नोटिस मिल जाएगा कि आपको अटेंड करना होगा डिपार्टमेंट में आके एग्जाम। ये हम नहीं बता रहे कि वो हम किस टाइम ले रहे, लेकिन जब भी होगा आफ्टर लॉकडाउन जब भी हो जाएगा, तो उसके बाद फिर आप जब भी आते हैं एग्जाम देने, तो आप अपने साथ साइंटिफिक कैलकुलेटर लाएंगे और आप लोग घर में बैठ के अपनी ये साइंटिफिक कैलकुलेटर से भी प्रैक्टिस करें। ओके, मैं नेक्स्ट स्लाइड्स की तरफ जाता हूँ। देखें, इन्होंने यहाँ पे इस फाइनेंशियल कैलकुलेटर की बात कर दी है, तो आगे की स्लाइड्स में इसकी पूरी मार्केटिंग हो रही होगी ना, तो वो हमारे एरिया से नहीं है उसको अंडरस्टैंड करना इतना कि आप कौन सा कैलकुलेटर खरीदें। जैसे इन्होंने फाइनेंशियल कैलकुलेटर की भी स्लाइड जिसके अंदर एक आती जा रही है कि HP का आप ये वाला मॉडल ले लें, उसमें ये तमाम फंक्शंस होंगे, सब होंगे। दिस इज नॉट आवर क्राइटेरिया, ये मेरे टॉपिक का पार्ट नहीं है, ठीक है। सीखना हो किसी को लेकर के तो वो मैं उसको बता दूंगा ये चीज़ें। तो ये फाइनेंशियल, ये तमाम चीज़ें, ये सब उसकी, ये स्लाइड्स हमारे मीनिंगफुल नहीं है, हमारे कॉन्सेप्ट। अब यहाँ से आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम आ गए फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद, हम आ गए हैं कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $100 ड्यू इन 3 years इफ इंटरेस्ट रेट इज 10%। देखिए, ये क्वेश्चन स्टेटमेंट आपके पास आने से पहले आपको लेक्चर के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। ये करने के बाद ना मैं क्लास ऑफ करूंगा, नेक्स्ट सेशन से फुल फ्लैश लेके जाऊंगा मैं, ठीक है। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ $100 ड्यू इन 3 years इफ इंटरेस्ट रेट इज 10%। मैंने आपसे पूछा था कि पैसों की अदायगी कितने तरीके से होती है, 2 तरीके से। तो अगर आपको 3 साल के बाद 100 रुपए मिलने हैं और बीच में कुछ नहीं मिल रहा, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट कौन सा अप्लाई होगा, एनुइटीज या लमसम? यहाँ पे कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा लमसम, क्योंकि बीच बीच में आपको कोई रकम नहीं मिल रही, लमसम के थ्रू आपने काम किया, ठीक है। सेकंड ऑप्शन आ जाता है, जब आप लमसम में आ रहे हो तो आपको वैल्यू कौन सी फाइंड आउट करनी है, प्रेजेंट वैल्यू। फाइंडिंग प्रेजेंट वैल्यू इज डिस्काउंटिंग, यानी ये जो 10% होगा ये डिस्काउंट हो जाएगा रेट, एंड इट इज रिवर्स ऑफ कंपाउंडिंग। ये हमने कैसे किया था काम, जरा इस फॉर्मूले से देख के बताइए, प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे आप। ये फॉर्मूला था ना, नोट ओवर हियर, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 + i रेज़ टू द पावर n। तो मुझे सिंपली क्या करना होगा प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए, इस फॉर्मूले में मैं क्या चेंजेस करूं, ये मल्टीप्लिकेशन में, ये मल्टीप्लिकेशन में इसको मैं इक्वल टू के उधर ले जाऊंगा, डिवीजन में आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू निकल आएगी। गुड हो गया इमाद, ठीक है, हाँ सही है, जवाब करेक्ट है, ठीक है।
सिंपली आपने ये अप्लाई कर दिया, देख लीजिए सामने। ठीक है, टॉपिक काफी आगे, ये पूरा लेंथी है, सारी कैलकुलेशंस हैं, तमाम चीजें, हम कॉन्सेप्ट सारे अंडरस्टैंड करेंगे। और उस सेशंस के लिए अब नेक्स्ट क्लासेस जो होंगी, मैं साथ साथ मेकअप भी रख दूंगा आप लोगों की, ठीक है। तो मैं अभी तो हम लेके चल रहे हैं क्लासेस, फिर आगे मेकअप्स के अगर भी सेशन भी आए ना तो इंशाल्लाह ताला वो भी कंटिन्यू कर देंगे। तो फिलहाल आप लोग अभी जो है ना फुल कोप अप रहिए। और यहाँ तक मैं अभी रोक रहा हूँ क्योंकि आज ज़रा लॉन्ग डे था, मैं खुद क्लास ज़रा ऑलरेडी ऑफ कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि मेरी एक और क्लास भी अभी स्टार्ट हो जाएगी 8:15 बजे, तो कुछ लाइन अप करी हुई है। हाँ मैं इबाद बात पूछ रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ, मैं भी आ रहा हूँ आप लोगों की क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। और पार्टिसिपेंट को मैं अनम्यूट करता हूँ। शहजाद खान, शहजाद लोअर हैंड पे गए, आस्क टू अनम्यूट हो गए। शहजाद दोबारा हैंड रेस कीजिएगा। यस जवाद, आपको अनम्यूट किया है। ओके जवाद, दोबारा एक दफा देखिए, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी सर, आवाज आ यस रही है आपको? जी जी, क्लियर है जवाद जी। सर मेरा क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस क्लासेस से है। ये यील्ड ऑफ टी बॉन्ड और यील्ड ऑफ कॉर्पोरेट बॉन्ड में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है, टी बॉन्ड कौन से हैं? ट्रेजरी बॉन्ड। ट्रेजरी बॉन्ड कौन से हैं? जो गवर्नमेंट ने इशू करें। ट्रेजरी बिल्स जैसे पाकिस्तान में होते हैं ना ट्रेजरी बिल्स, तो उसके अंदर ट्रेजरी बिल्स के अंदर जो अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, गवर्नमेंट की अपनी सिक्योरिटीज होती है, जो टी बॉन्ड्स हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, ठीक है। जी सर। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आपको पता है कि क्या वो रिस्की होती हैं या रिस्क फ्री होती हैं? ठीक है, सर रिस्क फ्री। रिस्क फ्री होती हैं, तो उसमें के प्लस आईपी का कॉन्सेप्ट लगता है। और कॉर्पोरेट बॉन्ड्स जो होते हैं वो प्राइवेट कंपनीज के बॉन्ड्स होते हैं, लाइक हबीब बैंक के। एक जी बॉन्ड सर। हो गया नेशनल बैंक का, वो उसको आप लेंगे गवर्नमेंट के, या एसबीपी ने दिया, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, ट्रेजरी बिल्स, तो वो सारे गवर्नमेंट के हो गए, रिस्क फ्री। और जो प्राइवेट कंपनीज के होते हैं वो कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं, लाइक एलाइड बैंक का है, यूबीएल का है, एचबीएल का है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का है। तो ऑल दीज आर दी कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, ठीक है। जी सर, ओके सर। अच्छा, एनीवन हैव क्वेश्चन, वो भी पूछ ले। जस्ट रेज योर हैंड। शहजाद आपने रेज किया था हैंड, वो चले गए कहीं, दोबारा रेज हैंड कीजिए, आप आ जाएंगे ऊपर। शहजाद मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। यस शहजाद पूछिए, अनम्यूट हो गए आप। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे सर, आप खैरियत से सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं मेरा सवाल था प्रीवियस लेक्चर के हवाले से था सर, क्योंकि हम लोगों ने बीच में भी ज्वाइन किया हुआ है सर, तो प्रीवियस लेक्चर अगर वो थोड़ा सा रिपीट हो जाए और स्लाइड अगर हमें मिल जाए तो बड़ी मेहरबानी होगी। अच्छा ठीक है, मैं ना कोशिश करूंगा कि कोई आप लोगों को स्लाइड्स वगैरह वहाँ पे प्रोवाइड कर दूं। वरना फिर एक काम ये कर लीजिएगा कि जो लेक्चर्स मैंने प्रीवियसली दिए हैं, उसके लिए फिर आप अपने क्लास के ही स्टूडेंट्स को फोकस कर लें, मालूम कर लें कि वो क्या वो शेयर हो सकते हैं नहीं हो सकते, तो पहली तरजीह आप लोग ना वहाँ देख लें, ठीक है। जी और तो बहुत बहुत अच्छा, ये बहादुर रहमान अनम्यूट कर, जैसी बात है जी, बात पूछिए। एक बात, आप खुद ही म्यूट हो जाते हैं, पिछली दफ़ा भी प्रॉब्लम यही हो रही थी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, बात पूछिए। अच्छा, एक तो ये था कि सर ये स्लाइड्स अगर हमें मिल भी जाएं साथ में तो ये एक हमारे लिए एक एडवांटेज होगा कि हम इसको फिर भी कर लेंगे फर्दर। ये रिकॉर्डिंग तो हो रही है, हम उससे जो है वो रिकॉर्डिंग से भी लेक्चर को जो है दोबारा सुन सकते हैं, और अगर कोई चीज़ मिस हो रही है तो वो हम कर लें। बाकी मेरा सवाल ये था कि एक है तो आउट ऑफ द बॉक्स जाके, लेकिन क्वेश्चन ये था कि हम मुझे आपकी भी जो है वो एक
राय लेनी थी कि हम कहते ये कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, म्यूचुअल इन्वेस्टमेंट करते हैं और उसके अलावा जो है वो बैंकिंग में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो रिबा फ्री बैंकिंग होती है बेसिकली। अब ये कॉन्सेप्ट आ गया इस्लामिक विंडोज का, तो इज दैट ये वाकई में रिबा फ्री बैंकिंग है या फिर एक नई टर्मिनोलॉजी है और पीछे पीछे जो कॉन्सेप्ट सेम है दोनों? क्योंकि बीइंग अ बात मुस्लिम हम चाहते हैं कि भाई हम रिबा फ्री बैंकिंग में जाएं, और जब इस्लामिक उसके अंदर बात करते हैं तो उसमें इस्लामिक फाइनेंसिंग आती है, इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट हाँ, तो है नहीं। ठीक है। अच्छा, इसका मैं आंसर ना जरूर दूंगा, मगर इस आंसर को देने में ना जरा मुझे कुछ प्रोटोकॉल्स फॉलो करने होंगे, इस क्योंकि मैंने एक्चुअली हाँ हाँ, इसलिए पूछ मैं लिया बता कि रहा हूँ। ये डिफरेंट लोगों के डिफरेंट ओपिनियंस हैं, हम हर किसी के ओपिनियन का रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन इटसेल्फ बीइंग अ मुस्लिम हर बंदा चाहता है कि भाई वो इस तरह के जो है जिसको प्रॉपर्ली कहते हैं सूद सूद से बचे और इन्वेस्टमेंट करे, इन्वेस्टमेंट भी करे, प्रॉफिट भी वो ले जो उसका प्रॉफिट जो है वो प्योर हो बेसिकली, रिबा से बचे हो। लेकिन जितने भी लोगों से मैंने सुना है, बीइंग मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मिजान बैंक में भी जॉब करते हैं, इस्लामिक बैंकिंग में भी जॉब करते हैं, रादर कुछ और जो है जो दूसरी बैंकिंग में भी जॉब करते हैं। अब तो खैर मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बोल भी दिया है कि 2023 तक जितने भी बैंक हैं वो इस्लामिक बैंकिंग में कन्वर्ट हो जाएंगे। हम्म। लेकिन क्या इज दैट वाकई में इस्लामिक बैंकें हैं या हमारा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर है? मुफ्ती तकी मैं बात कर रहा हूँ, किसी को खैर बुरा नहीं लगना चाहिए, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब के हवाले से तो हम जो है वो फिर भी कहीं ना कहीं जो है वो लैग कर देंगे, हम बोलेंगे ठीक है सही मुफ्ती साहब ने जो है एक्सेप्ट किया है, तो देयर इज समथिंग वाकई में रिबा फ्री बैंकिंग होगी। लेकिन इज दैट अगर हम काउंट करने जाएं तो ये वाकई में रिबा फ्री बैंकिंग है या फिर ये नई न्यू पिक्चर है, लेकिन उसके अंदर जो है वो लोग वही है पुराने? ठीक है, सवाल आपका कंप्लीट है ना ये? जी जी। ठीक है। अच्छा, मैं अब जरा ना यहाँ पर पहली चीज तो मैं ये जाहिर कर दूं, किसी और का माइक अगर ऑन है तो वो ऑफ कर लें, या शायद ये बात आप ही का जो माइक है। अच्छा जी जी, तो वो मेरा ही है लेकिन वो बच्ची की आवाज़। अच्छा तो पहली चीज़ ना, मैं इसका आंसर जो है ना वो आपको ज़रूर बिल्कुल प्रोवाइड कर दूँ। देखो अभी ना सवाल में 2-3 चीज़ें आ गई हैं। मैं इस सवाल को जवाब देने से पहले मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ, एक वाकया बताना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल इसी तरीके की क्लास का सेटअप हमने CRs का रखा था, ठीक है? जी CRs की क्लास का सेटअप रखा और उसके अंदर ना मैंने जो जूम जो सॉफ्टवेयर जो अभी आप यूज कर रहे हैं और आपको पता है किस तरीके का चल रहा है इस वक्त, यानी क्लास के बिल्कुल डेको कैसे मेंटेन्ड है, क्लास को किस बिल्कुल। तरीके से, अगर मैंने अभी आपको अनम्यूट करा है तो फिर आपकी जो है ना वो वॉइस आ रही है, जैसे फैमिली में अगर कोई है करीब में तो वो आ रही है, वरना वो भी नहीं आएगी, ठीक है? मैं एक काम तो करता हूँ, रूम चेंज कर लेता हूँ, वो छोटी नहीं बेटी नहीं है नहीं मेरी। नहीं नहीं नहीं, होल्ड ऑन, नो हाँ प्रॉब्लम। मैंने क्लास तो वैसे ऑफ कर दिया, मैं सिर्फ सेशन बता रहा हूँ और भी स्टूडेंट की नॉलेज में आ जाएगी। जी जी। तो उसी दौरान ना मैंने जूम की पूरी ट्रेनिंग दी, तमाम CRs को बताया, बेसिक्स भी बता दिए मैंने उसमें ना। बिल्कुल। तो एक्चुअली ये अभी लॉकडाउन के अंदर ये सुने हम तो लोग भी जूम। सुने, मैं अभी आपसे नहीं कह रहा, मैं अभी अपने उस लिंक को बता रहा हूँ कि आंसर देने में किस बात को हमें तरजीह देनी है। तो मैंने ना जूम बेसिक भी बताया और जूम प्रो का भी बता दिया। जूम प्रो का यूं बताना था क्योंकि उसके फीचर ज्यादा थे, तो उसके लिए डिटेलिंग बता दी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स भी बता दी मैंने। बिल्कुल लेकिन मैंने एक चीज को पाबंद करवाया कि देखें, किसी भी जगह से ये नोटिफिकेशन नहीं है कि अगर आप जूम प्रो ले गए तो ही आपकी क्लासेस होंगी, ऐसा कुछ ठीक भी है। नहीं हुआ है, ठीक है? ठीक है। यानी मैं अगर इंटेंशन रखता हूं तो मैं KUBS के स्टूडेंट का बेहतर से बेहतर फोकस करते हुए उनको अपना लेक्चर भी डिलीवर करूंगा और आउट ऑफ दी वे लेक्चर के बाहर जाके जो KUBS का एनवायरनमेंट है वो भी अच्छा प्रमोट करवाऊंगा, ताकि कल को बिल्कुल वही ऐसा। लोग आगे बढ़ेंगे, वही इंडस्ट्रियल में जाके प्रोफेशनल बनेंगे। तो बिल्कुल। मैंने ये तमाम चीजें बताई। उनमें से कुछ CR ज्वाइन नहीं कर पाए या कुछ CR बाद में ज्वाइन कर पाए, और किसी को क्या कम्युनिकेट हो गया कि किसी ने जाकर के कह दिया किसी क्लास में कि भाई सर ने बोला ये लेना होगा और इसकी ये फीस है, जो कि गलत बताया, उसने झूठ बिल्कुल। बताया, ठीक है? तो वो उसने बिल्कुल। ऐसा ऐसा इम्पोजिंग कर दिया। यहाँ पे तो हमारे पास हम्म, सारी वीडियोस सेव्ड हैं, यहाँ पे हमारे पास सारे चैट सेव्ड हैं, तो खैर बताने हम्म, पे आपस में क्लास वालों में कोई ना
होता है ना, डिबेट छिड़ गई, जैसे होता है ना कि वो कोई एक्सीडेंट हो गया और उसके बाद एक की गलती थी और 100 लोग मजमे में खड़े होकर के फैसला कर रहे हैं। वैसे ही तो है बिल्कुल। उनमें से किसी ने, नोटोरियस स्टूडेंट था या क्या था वो, मैं उसकी शरारत थी, उसने ले जा करके कोई एजुकेशन का सोशल मीडिया का पेज था, उसमें ले जा करके मेरे नाम के वाले से और मेरे डिपार्टमेंट के वाले से और डिपार्टमेंट के एक कोऑर्डिनेटर है उनके वाले से कुछ पोस्ट लिख दिया 2-3 दिन पहले। अच्छा यार वो 2-3 दिन पहले पोस्ट आया और पोस्ट आने पर मुझे भी रात में फौरन इत्तला आ गई और मुझसे जो करीब के लोग थे जो समझते थे कि उस एजुकेशन पोस्ट पे हम बात कर सकते हैं कि ऐसा हुआ है क्या, तो मैंने तो बताया ये गलत है, बल्कि उनको रिकॉर्डिंग्स वगैरह तमाम चीजें दी। तो कुछ ही देर के बाद जो है ना वो पोस्ट फौरन हट गया क्योंकि वो फॉल्स रिप्रेजेंटेशन था। सही देखो है। मीडिया भी इन्वॉल्व अगर होता है ना तो उसके बाद फिर उनको पता चलता है अगर कोई गलती हुई है, कोई चीज हुई है, तो वो हटा वहां से। खैर बहरहाल ऐसे ही है। ऐसी चीज चली गई। अच्छा अभी आपका क्वेश्चन तो ये है, ये मैं रिकॉर्डिंग चल रही है, देखो मैं फील फ्री हूँ क्योंकि मैं अपनी क्लास से इस वक्त डिस्कस कर रहा हूँ, और अगर किसी को अंदर कोई चीज होगी तो वो इसी बात को लेके वो आगे बढ़ता है और आई एम कॉन्फिडेंट एंड आई ट्रस्ट ऑन द क्लास। तो मैं तो खैर अभी ये जो आपका ये वाला क्वेश्चन आया ना, इसमें भी कुछ इसी तरीके की चीज आ गई कि सर क्या ये वाकई में हलाल है या ये हलाल नहीं है। अब देखो मैं वहां पे दूसरा वर्ड नहीं बोल रहा हूँ हलाल के अलावा जो दूसरा होता है, मैं समझ ठीक है, रहा हूँ इस बात। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यह हलाल है या हलाल नहीं है। तो एक तो पहली चीज ये आ गई। फिर दूसरी बात ये कि क्वेश्चन की इसी कम्युनिकेशन में ना आपने एक बड़े स्कॉलर का नाम साथ में जोड़ दिया, तो उस स्कॉलर का नाम जोड़ दिया, और अगर मेरा कोई कमेंट वहां जाता है तो फिर ये हो गया कि मैंने उनको या तो मुखालफत कर दी या तो उनके उसमें मैंने हामी भर दी। मैं भाई भी इस चीज, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सुने सही। सुने सुने मैं सुने, असल में पूरी लेट क्लास मी में फिनिश एट मी फर्स्ट, एक मिनट। तो ये चीज तो मैं कर दूंगा, लेकिन ये बात आएगी कि सर सोहेब ने ये बात बोली और उसके बाद फिर वो आगे आप समझ रहे हैं ना 3 लाख जिसमें सब्सक्राइबर पेज में लोग बैठे हुए उसमें चली जाएगी, वो फलानी जगह वहां चली जाएगी। तो ऐसी चीजों पे ना फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग भी जरा मोहतात रहें कि आप लोग भी जब ये काम करें तो आपकी क्लासेस में टीचर्स के कोई ओपिनियंस आ जाएं, चीजें आ जाएं, तो आप लोग अपने डिपार्टमेंट की, अपनी यूनिवर्सिटी की और अपनी क्लासेस की इज्जत को सबसे पहले रखिएगा क्योंकि वो आपकी क्लास है, बिल्कुल। ठीक है। तो एक तो चीज ये आ गई। तो ये मैं सेशन इसलिए बता रहा हूँ कि भाई अभी चलना ही यही है। आप लोगों अभी ऑनलाइन पे चलेंगे, आपके टीचर्स होंगे, आपकी फैकल्टी होगी, तो यू शुड बी वेरी वाइज एट दैट मूवमेंट कि अगर टीचर से भी बात करते करते कोई आपने ख्याल निकलवा लिया, बात निकलवा ली, और उसके बाद उन्होंने अपना एक ख्याल जाहिर किया था, वो किया था, और पता चला वो फिर वो जो है ना वो पोर्टल पे डलनी है वहाँ पे मिनिस्टरों के, ये तो तो खैर फिर वहां गलत से, है सर। हाँ बस ये चीज है। हालांकि वी आर ऑन दी ट्रू एंड राइट, और आई नो व्हाट माय पावर्स। तो खैर मैं किसी को इंडिविजुअल जा करके नॉट टू बी गोइंग टू डिस्ट्रॉय द करियर, तो वो चीज नहीं है। तो खैर एक तो ये चीज आ गई। हाँ अब मैं आता हूँ आपके इस एक सजेशन पर, जिसमें मैं किसी को ले करके जो है ना वो नहीं ले रहा हूँ कि उन्होंने ये कहा तो मैं ये कहूंगा, नो। मैं सिर्फ इस्लामिक बैंकिंग से आ रहा हूँ। देखें इस्लामिक बैंकिंग की तरफ जब आते हैं तो सबसे पहले रिलीजियस पॉइंट आ जाता है। रिलीजियस पॉइंट में रिलीजन जो है ना वो आपको जो इस वक्त जिस बेस पे आपका रिलीजन करता है, क्योंकि आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के रिलीजन लेवल ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज चल रही हैं, तो आप उसी में देखेंगे। हमारे यहाँ रिलीजन में, इस्लामिक रिलीजन के अंदर जो है ना 2-3 सबसे पहले सेक्ट्स आ जाते हैं, फिके आ जाते हैं। तो फिके को बेसिस सबसे पहले आप सिलेक्ट कर लें। अगर सारे फिके मिल करके एक फाइनेंशियल पॉलिसी के ऊपर इत्तेफाक करते हैं तो फिर आप उस फिके को लेते हुए उसी फाइनेंशियल पॉलिसी के ऊपर एग्री करें। उसकी अब मैं वजह बता देता हूँ कि अगर कोई मुफ्ती है, कोई अल्लामा है, कोई स्कॉलर है, और वो उस इस्लामिक बेसिस के ऊपर अपनी तमाम चीज़ों को जाहिर करता है बशौर शवाहिद, थ्योरी के साथ, लॉ के साथ, विटनेसेस के साथ, केस स्टडीज के साथ वो बताते हैं वहां पर, तो इट मीन्स कि आप याद रखें कि एक तो वो स्कॉलर हैं और उनके जो शवाहिद हैं वो वहां पे ज्यादा मेयार पकड़ेंगे बाकायदा हमारी अपनी पर्सनल अप्रोच पर, ठीक है। तो हमें तो पाबंद होना होगा ना। देखें हम मस्जिद जाते हैं तो हम मस्जिद में जाके खुद इमामत नहीं करते हैं,
तो हमारे पास जो है ना वो मतलब लोग ऊपर हैं, वो इमामत जो कर रहे हैं उनके पीछे हम नमाज पढ़ रहे हैं, और इमाम वो उनकी इमामत को भी इमाम का दर्जा किसी ने दिया है। तो इन डेड स्पैन आपको यहाँ तक जाना है। अब इन डिटेलिंग आपको 10 बातें निकल के आती हैं कि जी फलाने ने फलाना किया, फलाने ने यूं किया। तो भाई ये देखें, ये जब से दुनिया बनी है ना, सिस्टम ये बना था और बीच में मिस्टेक्स होती हैं, चीजें होती हैं, तो वो मिस्टेक्स आने की बेसिस पे अगर आपको वेरीफाई हो जाए कि जी ये चीज यहाँ होती है, तो वो नहीं है। तो इसमें भी डायरेक्शंस हैं, ठीक है। हलाल और जो हलाल नहीं है और जो मकरू है और तमाम चीजें हैं, वो तमाम चीजें जाहिर हैं। तो यू शुड गो वाइज, बिल्कुल वाइज चले, और उसमें आप बिल्कुल जाएं जो आपको ऑफर की जा रही है, क्योंकि वो सेंट्रल बैंक से ऑथोराइज्ड है, वो SECP से ऑथोराइज्ड है, वो जो है आपके जो जिस फिक्र को आप फॉलो करते हो, अगर वो वहां से मिल जाए आपको, तो वहां से अगर वो जायज है, तो आई मस्ट से कि हमें तो हमने तो मुल्क नहीं बनाया था, हमें तो मिला है ना मुल्क, तो आपको तो उन पे जाना होगा, उन चीजों को देखना होगा, उन चीजों को फॉलो, वी आर द फॉलोअर्स बेसिकली। तो यू शुड गो एंड गो फॉर टू इन्वेस्टमेंट एज वेल। अब उसके पीछे जो दूसरी चीजें निकल के सामने आती हैं, तो उस एविडेंस और प्रूफ को आप अपनी आंखों से देखते हैं, बयान करते हैं, उस पर भी हदीस है कि कैसे आपको यकीन में लाना है अपनी चीजें, तो फिर आप वो फॉलो करके देख लें, ठीक है। तो ऑल द वे ये निज़ाम जो है, वो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी बेहतर है। अच्छा, हम आ जाते हैं नेक्स्ट। महर हैंड रेस कर सारी से ये। अच्छा, अब ये इबाद आपकी तो अभी बात हो गई थी। सैयद सरमद हुसैन रिजवी, जी सरमद मैं ऑन करता हूँ, ठीक है। आप सरमद दोबारा एक दफ़ा हैंड रेस कर दीजिएगा। ओके सरमद, आप अनम्यूट हैं सरमद, आप पूछिए अपना क्वेश्चन। इसको ना ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गई है क्लास अटेंडेंस, यहाँ पे कंप्लीट है आप लोगों की, और लेक्चर्स आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग पे ही है, CR आपको ट्रांसफ़र कर देंगे, ठीक है। तो वी विल कंटिन्यू द सेशन इन द नेक्स्ट क्लास, और स्लाइड्स जो हैं वो मैं आप लोगों से शेयर कर लूँगा, लेकिन स्लाइड को पूरी कंप्लीट तरतीब में आने दीजिए, वो मैं बता दूंगा। जब तक जितनी स्लाइड्स हो गई हैं उसकी वीडियो के साथ आपके पास हैं, आप उनको गो थ्रू कर लें। डायरेक्ट वीडियो चलाएंगे, स्लाइड्स भी चल रही होंगी। ओके। अच्छा जवाद, मैंने आपको को होस्ट कर दिया और मैं अब ऑफ कर रहा हूँ, तो अटेंडेंस मुझे भेज दीजिएगा व्हाट्सएप पे। जी सर। और साथ साथ में जो है वो लेक्चर्स जो है वो इनको शेयर कर दीजिएगा। जी सर, इंशाल्लाह। ओके, बाकी ये एक्सपीरियंस आप लोगों का सही रहा? इसमें और भी क्लासेस हो रही हैं तो सही जा रही हैं? जी सर, अच्छा जा रहा है, और ये है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बाकी ये कि कुछ टीचर्स यूट्यूब पे कंडक्ट करेंगे, बाकी ये कि सर फखर आलम की 2 क्लासेस हुई हैं, वो अच्छी गई हैं। मच बेटर। नहीं, परमानेंट फैकल्टी तो माशाल्लाह से आप लोगों के साथ जो है वो हमेशा से वो रही है, और सर फ़खर तो माशाल्लाह से अपने लेक्चर्स भी और तमाम चीज़ें जो हैं वो ऑन टाइम उनके सारी हैं, वो बिल्कुल फुल्ली इक्विप्ड हैं। जी और बाकी ये है कि इंशाल्लाह ताला करें, आपको पता है कितनी मेहनत की गई है इस काम के लिए, और अपना जी सर। टाइम ज़ाया नहीं होने दें। स्टूडेंट्स को भी कन्वे करें कि जल्द से जल्द अपने इस सेमेस्टर को कंप्लीट करें। 1 महीना रह गया है, या थोड़ा सा और टाइम इससे आगे अगर मिल जाता है अगस्त तक का, तो फिर जैसे भी है वहाँ तक देख लें। अभी तक तो 15 जुलाई जी तक सर। की डेडलाइन है, ठीक है। जी जी ऑल सर। द बेस्ट।